नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहाँ हम आपको कानून से जुड़ी जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को ठीक से जान सके और एक जागरूक नागरिक की तरह उनका इस्तेमाल कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ बेहद अहम कानूनी मुद्दों की, ऐसे मुद्दे जो सीधा असर डालते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके हक पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। दुर्घटना से पहले दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को मुआवजे के लिए खारिज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, विसल ब्लोइंग गतिविधियां कर्मचारी को तबादले से प्रतिरक्षित नहीं बनाती। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पॉक्सो केस में बच्ची का विश्वसनीय बयान ही पर्याप्त। सीएटी आदेश को चुनौती महंगी पड़ी, हाई कोर्ट ने केंद्र पर 3 लाख का जुर्माना लगाया। टूटी शादी में तलाक से इनकार क्रूरता, 22 साल बाद विवाह समाप्त, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी दावेदार के दुर्घटना से पहले दाखिल किए गए आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर को आधारहीन या फर्जी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सड़क हादसे में एक पैर गंवाने वाले याचिकाकर्ता अनूप माहेश्वरी को राहत देते हुए हाईकोर्ट द्वारा तय 23.09 लाख रुपए का मुआवजा बढ़ाकर 48.44 लाख रुपए कर दिया है। अदालत ने कहा कि आय की हानि की गणना करते समय चिकित्सीय विकलांगता और कार्यात्मक विकलांगता के बीच फर्क करना जरूरी है। ये मामला 9 अप्रैल 2007 को हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जब अनूप माहेश्वरी को मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। ट्रिब्यूनल ने पहले ही मान लिया था कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ था। बीमा कंपनी की अपील भी हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में विवाद केवल मुआवजे की राशि को लेकर था। ट्रिब्यूनल ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की गलत व्याख्या करते हुए विकलांगता को 45% आंका और याचिकाकर्ता को आईटीआर को सिर्फ टैक्स बचाने का तरीका बताकर अस्वीकार कर दिया था। इसी आधार पर मात्र 13.23 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। तो वहीं दूसरी खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी संगठन का आंतरिक विसल ब्लोअर केवल अधिकारियों पर बदले की भावना के आरोप लगाकर खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित नहीं रख सकता। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि इसके विपरीत स्वीकार करने का अर्थ होगा ये नहीं माना जा सकता कि विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाकर या विसल ब्लोइंग गतिविधियों में शामिल होकर, चाहे वो सही हो या गलत, कोई कर्मचारी खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित कर लेता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, कानून में कभी भी स्थिति नहीं हो सकती। बेशक अगर कर्मचारी अदालत को ये विश्वास दिलाने में सक्षम है कि उसकी व्हिसल ब्लोइंग गतिविधियों और स्थानांतरण आदेश के बीच कोई संबंध नहीं है, तो अदालत का हस्तक्षेप उचित होगा। अदालत सीआरपीएफ कर्मी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उसके मणिपुर तबादले को चुनौती दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि तबादला आदेश दुर्भावना से प्रेरित है और उनकी व्हिसल ब्लोइंग गतिविधियों के प्रतिशोध में है। हालांकि न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दुर्भावना का कोई सबूत रिकॉर्ड में पेश नहीं किया गया था, बल्कि याचिकाकर्ता की कथित शिकायतकर्ता गतिविधियों और तबादले के बीच किसी भी संबंध का संकेत देने वाला कुछ भी नहीं था। तो वहीं न्यायालय ने आगे कहा कि अर्धसैनिक बलों के मामले में विभिन्न व्यक्तियों की तैनाती पर निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को ज्यादा स्वतंत्र दिए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एक पॉक्सो के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पीड़ित पक्ष की सुसंगत और विश्वसनीय गवाही निर्णायक फॉरेंसिक सबूतों के अभाव में भी दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 29 के तहत अपराध की कानूनी अवधारणा को रेखांकित करते हुए निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। अदालत ने पीड़ित पक्ष की गवाही के मूल्यांकन के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह 2025 SCC ऑनलाइन SC 390 के फैसले का हवाला दिया गया। फैसले में दोहराया गया कि एक सक्षम बाल गवाह के साक्ष्य के लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, अगर ये विश्वास पैदा करता है और दोष सिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। इसके अलावा अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत वैधानिक अनुमान का आह्वान किया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब अभियोजन पक्ष मामले के मूलभूत तथ्यों को स्थापित कर देता है, तो अपराध की ये अवधारणा लागू हो जाती है।
तो वहीं चौथी खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर आयुध कारखाने की ओर से दायर 30 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं कर्मचारियों के पक्ष में आए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। अदालत ने इन याचिकाओं को बेबुनियाद बताते हुए केंद्र सरकार पर कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला ओवरटाइम भत्ते से जुड़ा है। छठे वेतन आयोग ने स्पष्ट किया था कि ओवरटाइम भत्ते की गणना में मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और छोटा परिवार भत्ता शामिल किया जाए, लेकिन जब आयोग की सिफारिशें लागू की गई तो इन भत्तों को शामिल नहीं किया गया। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने CAT में याचिकाएं दाखिल की थी। CAT ने 24 मार्च 2025 को आदेश दिया था कि कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। हालांकि आयुध कारखाने की फील्ड यूनिट ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 30 अलग अलग याचिकाएं दायर कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर प्रत्येक याचिका के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये राशि कर्मचारियों के कल्याण कोष में जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बेबुनियाद याचिकाएं दायर की है। छठे वेतन आयोग ने कहा था कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और स्मॉल फैमिली अलाउंस को ओवरटाइम में जोड़ा जाए। अब आखिरी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में 22 साल से अलग रह रहे दंपत्ति को तलाक की अनुमति दे दी है। अदालत ने माना कि जब विवाह इस हद तक टूट चुका हो तो उसके बचने की कोई संभावना न हो तो तलाक का जानबूझकर विरोध करना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत क्रूरता की श्रेणी में आता है। ये फैसला जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने पति की अपील पर सुनाया। पति ने जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा 2006 में तलाक याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की थी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह का असाध्य रूप से टूट जाना अपने आप में तलाक का आधार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट संविधान आर्टिकल 142(1) के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग कर ऐसी राहत देता रहा है। पीठ ने यह भी माना कि दीवानी अदालतों के पास सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि CPC की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि विवाह के पूरी तरह टूट चुके हालातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसले में ये भी कहा गया कि जब विवाह पूरी तरह से टूट चुका हो और पक्षकारों के बीच वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने के लिए कोई संभावना न हो तो कोर्ट इस तथ्य से आंखें नहीं मूंद सकता है और उन्हें तलाक न देकर उनके दर्द को और नहीं बढ़ा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियां काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझते रहने के लिए DH लीगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।